चुनौती तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये जो हमारे डायरेक्टर हैं विशाल, इनको मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ और काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने लाइफ में। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर मनोज जी, इनके द्वारा मैं इनको मिला और जब मैंने सब्जेक्ट सुना तो सब्जेक्ट सुन के मुझे लगा कि इसमें कुछ काम किया जा सकता है, क्योंकि लीक से हटके जब कोई फिल्म होती है तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने तो अभी तक सभी रोमांटिक गाने लिखे हैं और बेफिक्र रही है, इसमें भी रोमांटिक ही गाने हैं, बट सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि समाज से कुछ कहना है कि समाज अगर सिर्फ ताने दे सकता है, सिर्फ बातें कर सकता है, या कोई कैंडल मार्च कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन जब तक समाज प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होंगे, हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, तब तक ये जो समस्या है ये हल नहीं होगी। और ये समस्या क्या है ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए हमारे डायरेक्टर राइटर वो बैठे हैं, वो बताएंगे। मुझे जब कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि अगर ऐसी फिल्में 2-4 और बने तो कुछ प्रैक्टिकल, अगर हम 1% लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और फिल्में इतना सशक्त माध्यम है कि जो बात कहीं नहीं हो सकती वो फिल्मों के द्वारा हो सकती है। कई बार हमने देखा है जब डाकुओं से भारत त्राही त्राही कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर ये डाकू रहेंगे तो इस हिंदुस्तान का क्या होगा, तब राज कपूर साहब ने जिस देश में गंगा बहती बनाई और उसमें आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया, कुछ सालों बाद, बड़े सालों बाद, लेकिन वही आत्मसमर्पण हुआ, वही उनको नई दिशा दी, वही उनको प्यार से बिठाया और आज वो मुख्य धारा में शामिल है। फिर कुछ घरेलू समस्याएं आई, लेकिन ये जो समस्या है ये जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी जो घर से निकली है ये सुरक्षित घर तक आएगी कि नहीं आएगी। ये एक ऐसा रोग है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये मनोरोगी लोग हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका कोई ऐसा एम नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है किसी से। तो अगर ऐसे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी मनोविकृति को अगर हम दूर कर सकें, वो फिल्मों के माध्यम से हो, कहानियों के माध्यम से हो, जैसे भी हो, तो हम तो फिल्मकार हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने गानों द्वारा मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने में थोड़ा मनोरंजन दूं, ताकि आज की दुनिया टोटल लेक्चर नहीं सुनती, रैपर ज़रूरी है। मेरे गानों ने सिर्फ इसमें रैपर का काम किया। पोस्टर है उससे ही काफी सेंसुरल और काफी कंट्रोवर्शियल भी नजर आ रहा है आगे चल के, तो क्या कहना चाहिए, क्या आपको इंस्पायर किया सब्जेक्ट बनाने के लिए, और सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ये बताइए। मूवी हमारी नारी प्रधान मूवी है, लड़की नारी प्रधान मूवी है। लड़कियों के ऊपर तरह तरह के सवाल, कभी जब भी कोई घटनाएं घटती है तो ब्लेम लड़की के ऊपर ही आता है। तरह तरह की लड़की को इस तरह का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उनको इस टाइम में नहीं निकलना चाहिए, उस टाइम में निकलना चाहिए, वहाँ पहुँची कैसे, क्यों पहुँची, देर से क्यों गई। जितने भी सारी चीज़ें इस तरह की घटनाएँ घटती है वो सब कुछ लड़की के ऊपर भी दर्शाया जाता है, उसी के ऊपर मतलब ब्लेम किया जाता है। हम अपने ऊपर क्यों अपनी नज़रिया क्यों नहीं बदलते हैं, हम अपने पे गलती क्यों नहीं, अपने पे मतलब गलतियाँ क्यों नहीं निकालते, अपनी नज़रिया क्यों नहीं बदलते हैं कि हम देखिए नहीं मेरी ये बहन भी है, बेटी भी है, चाहे लवर है, उनको मतलब जब भी मौका इस तरह का मिलता है अकेलापन का, लड़की मान लीजिए हॉस्टल से कहीं गई तो कहीं भी अकेलापन को मिलता है। जैसे आपने निर्भया कांड देखा, आपने निर्भया कांड हुआ था, इस तरह के चीज़ें ऐसा नहीं है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हमारे स्टेट में। तो हमारा ये कुछ कैंडल मार्च वगैरह हम करेंगे और कैंडल मार्च करेंगे और उस चीज़ से बदलाव लाना चाहेंगे। और इस हमारी बदलाव से अगर 2-4% भी बदलाव आती है, लोगों में बदलाव आती है, तो हम समझेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट बना के सफल हो गए। मैं आपसे चाहूँगा कि नारी प्रधान फिल्म जैसे बोला तो कितना ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं इस तरह के सब्जेक्ट पे आप, और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि आप इस फिल्म को जिसे चाहेंगे इस बारे में।
बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है इसकी, मुझे सर ने सुनाई तो मुझे लगा लाइक समाज को बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा इससे। एंड जो गर्ल्स के ऊपर अनसिक्योरिटी है उस पर भी बहुत अच्छा एक मैसेज मिल जाएगा। तो जो लोग हैं इसको देखने के बाद में काफ़ी कुछ सीखेंगे। एंड अभी जो लोगों की थिंकिंग है काफ़ी चीप, उतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो वही है, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थिंकिंग आगे होनी चाहिए। तो वही आई वांट टू से कि आई एम ग्लैड कि सर ने मुझे इस रोल के लायक समझा एंड सर ने मुझे इस रोल में लिया। चीट इंडस्ट्री फिल्म के पार्ट रह चुके हैं आप, या क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट में पार्ट रहना कितना ज़्यादा क्यों दिखाने होगा? दैट वाज बेस्ट बट दिस इज़ बेटर देन दैट बिकॉज इट्स ऑल ऑन मी, सब मेरे ऊपर है, मुझे ही सब करना है। सो वैसे भी समाज के लिए कुछ करना अच्छा होता है ना, इनडायरेक्टली लाइक डायरेक्टली अगर मैं इनडायरेक्टली कुछ समाज को मैसेज दे सकती हूँ एंड गर्ल्स को सेव कर सकती हूँ तो इट विल बी बेटर एंड आई विल डू माई बेस्ट। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं अदाकारा के तौर पे इस फिल्म से, क्योंकि एक मैसेज देंगे इस फिल्म के माध्यम से, कितना बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर? बहुत बड़ा जिम्मेदारी है एक तरह से कि अगर मैंने अच्छा किया तो समाज को अच्छा मैसेज मिलेगा। एंड जो भी सर ने हमारी स्क्रिप्ट लिखी है तो पूरी एक तरह से इन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया है, तो जैसे भी अच्छा करती हूँ उससे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी मैं अच्छा करूँगी उतना आगे जाएगा और उतना ही समाज को मैसेज मिलेगा। और जितना भी मूवी आगे जाएगा, इसका जितना भी रेटिंग होगा, अच्छा मैसेज मिलेगा, सबको अच्छा मैसेज मिलेगा और सर को रिस्पॉन्स मिलेगा। ये भी जानना चाहूँगा कि असुरक्षा का माहौल पूरे देश में है, सिर्फ नारी को लेकर नहीं, अभी हाल ही में जो मामा अटैक हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को इस चीज़ों को, इस तरह के हालात को हैंडल करना चाहिए और क्या नजरिया बनना उनका इस चीज़ के बारे में? कि बस है क्या, जैसे समाज की जो बात आप कर रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं कि उसको 12 बजे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसको अकेला नहीं जाना चाहिए था, उसको शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। 7 साल की बच्ची ने क्या पहना, 4 साल की बच्ची ने क्या पहना हुआ, वो कौन से बाजार में गई थी, कौन से लवर से बात कर रही थी। ये समाज के अंदर जो है ना एक विकृति है, एक तरीके से ये एक बीमारी है। और हुआ ये है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसमें एक परिवार था, उसमें दादी थी, नानी थी, वो सब गायब हो गए। जब दादी नानी थी तो वो कुछ कहानियाँ सुनाती थी, कुछ ऐसी बातें बच्चों को संस्कार में डाले जाते थे कि वो बच्चों को मालूम होता था बहन के साथ कैसे बात करनी है, दादा के साथ कैसे बात करनी है, भगवान क्या होता है, वो सब अब ख़त्म हो गया। अब जो है सब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे। 99% लोग जो है ना वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर नहीं झांक पा रहे हैं कि हमारी कमियां क्या है। ये मैं नहीं समझता कि इसकी वजह सिर्फ सेक्स, इसकी वजह है हमारी मनोवृत्ति। अगर हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने समाज को नहीं समझ पा रहे हैं, माँ बहन बेटियों को समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए सब दुर्घटनाएं होती हैं सब। और ये जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, किसी टैगलाइन से कुछ बदलने वाला नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। सर आपसे म्यूजिक ने उठाया है इस फिल्म के माध्यम से, पूरा ब्रेक उन्होंने दे दिया है म्यूजिक में। उनका इशू पूरी तरह से जस्टिफाई हो पाए, कोशिश तो यही रहेगी, चाह तो यही रहे कि भाई कुछ उससे मिलता जुलता म्यूजिक बनाए और उससे मिलती जुलती कुछ नई चीज़ें बना के भी कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी लगे भी है। लेकिन कोशिश यही है कि इस सब्जेक्ट को ही आगे लेके म्यूजिक भी बोले, ये कोशिश है। तो फिर कितने गीत गाने होंगे और ज़्यादातर सिचुएशन बताना क्या होगा, क्या गाने में सिचुएशन में एक बेस सिचुएशन जो है जो पूरा फिल्म को लेके चलेगा, उसमें है कि जो हमने जो जैसा बता रहे कि कैंडल मार्च वगैरह निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च को लेके हम कुछ ऐसा एंथेम जैसा कुछ सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आइकॉन बन जाए, म्यूजिकली आइकॉन बन जाए कि कभी ऐसा चीज़ ना हो, उसमें सब वो चीज़ें आ जाए। कोशिश ये हमारी चाहिए। सिर्फ मेरा पोस्टर ही, मतलब आपको क्या इसमें बोल्डनेस, क्या ऐसा नहीं कि पोस्टर आपको बोल्ड लग रहा है, इसमें बोल्डनेस क्या लग रहा है? और मूवी साफ़ सुथरी मूवी होगी, और फैमिली के साथ में आप बैठ के देख सकते हैं। नारी प्रधान फिल्म में आप दूसरा भी कोई पोस्टर का मोड डाल सकते हैं, ये ऐसा मोड डालने का लॉजिक है? अगर ये वैसा पोस्टर डालते तो आप कुछ पूछते ही नहीं। सिर्फ मोटो यही है कि लोगों पे अवेयरनेस है कि ये क्या है। क्योंकि अगर आज ज़माना ऐसा आ गया है कि अगर आपको कोई भी बात कहनी है उसको रैपर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी जब इन्होंने पोस्टर दिखाया था मैंने बोला ये क्या है,
बोले नहीं आप देखिए आ रहे। हमने कहा ये है क्या यार, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि यार ये शायद इसीलिए इसने बनाया, क्योंकि जब तक आपका अट्रैक्शन, देखिए या तो आपके पास स्टार इतना बड़ा हो, सो कॉल जो बड़े बड़े स्टार हैं वो जब होते हैं तो फिर लोग पैकेज लेते हैं, अरे यार ये सलमान की फिल्म है या ये शाहरुख की फिल्म है या किसी की भी, जिसकी भी है, तो इजी निकल जाता है। जब ऐसे छोटे मेकर कोई ऐसी मूवी बनाते हैं जिसका उसको ये डर रहता है कि ये कैसे आगे चलेगी, क्या कहा है फिल्म में, तो जब पता लगेगा जब फिल्म रिलीज़ होगी। ये सिनेमा तक लाने के लिए मेरे को लगता है कि इन्होंने एक ऐसा पोस्टर बनाया जिसमें लोगों की नज़र जाए, लोग क्यूरियोसिटी पैदा हो, और उसके बाद में धीरे धीरे शायद ये भी रंग बदलेंगे, जो असलियत है वो पर्दे पे आएगी आएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे जुड़ी इस प्रोजेक्ट से, और विशाल सर का ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब विशाल सर ने मुझे इस स्टोरी के बारे में बताया था तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम के ऊपर मूवी बन रही है रियल स्टोरी बेस्ड है, फर्स्ट थिंग कि इट्स नॉट अबाउट ओनली बोल्डनेस, इट्स अबाउट रियल स्टोरी। डिपेंड करता है कि आप उस बोल्डनेस को किस नज़रिए से देखते हैं। समटाइम्स हम बोल्डनेस को नॉर्मल लेते हैं, समटाइम्स वो रेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोल सकते हैं कि लाइक कि हाँ अगर हमारी सिस्टर ने कोई कपड़े पहने हैं छोटे तो डजेंट मैटर फॉर मैन, बट अगर किसी और लड़की ने पहना है तो वो कहीं बोल्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ शी इज़ द बोल्ड, राइट। तो उतना ही डिफरेंसेस है इस मूवी में पोस्टर के हिसाब से भी। और मैं कहती हूँ ऑडियंस को ही छोड़ देना चाहिए कि ऑडियंस जज करे कि इसके अंदर क्या है। मैं चाहती हूँ उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि क्या है एक्चुअल में, बोल्ड है या फिर कैसे है, और जो जैसी सोच लेके जाएगा उसको वैसे ही मूवी में मुझे लगता है मिलेगा देखने के लिए। सर लास्ट में आपने चाहूँगी हाल ही में जो CST ने ब्रिज दिया उनको मारे थे और प्लस क्या कहना चाहेंगे BMC इतना रिच है, मतलब रुपये का प्लस मतलब टैक्स मिलता है, फिर भी इतना ज़्यादा मतलब मैनेजमेंट जो स्किल्स है क्या क्या लैक करता है, क्या समझ? देखिए सबसे पहले तो मैं उन परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जिनके वहाँ पे आदमी, औरत, बच्चे जिनके साथ भी ये दुर्घटना हुई है। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं, कुछ दिन आप जैसे सब मीडिया के लोग जो है उसका चर्चा में रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब कोई बड़ी दुर्घटना हो और हम इसको हटा के दूसरे को लाएं। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो घटना हो जाती है वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है, क्योंकि आज BMC हो या रेलवे हो, ईमानदारी से कोई काम नहीं करता है। वो बोलता है नहीं उसकी जवाबदारी थी, वो बोलता है उसकी जवाबदारी थी। नेता जब चुनाव लड़ने आता है तो उस संपत्ति का जो उसका हवाला होता है वो सपोज टू भी उसने बोला कि मेरा 8 करोड़ 70 लाख रुपया है। 5 साल के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है तो अचानक 20 करोड़ 80 लाख हो जाता है। ऐसा कोई धंधा हमारी समझ में नहीं आया कि 5 साल में ये 8 करोड़ से 20 करोड़ कैसे होते हैं। ये तभी होते हैं जब ऐसे पुलों को, ऐसी जगहों को इग्नोर किया जाता है और पैसा खा लिया जाता है। करप्शन है टोटल। इस तरह के मुद्दे को भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक मुद्दा बना लेती हैं, उनके लिए खेल तमाशा जैसा होता है, बहुत शादी में लेते हैं, क्या ये भी गलत बात है। मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या होता है कि जब मैं इधर हूँ तो उधर वालों को मुद्दा बनाता हूँ, जब मैं उधर हूँ तो इधर वालों को मुद्दा बनाता हूँ। और मुद्दा जैसे कोर्ट कचहरी में वकील जो है ना, वो आपस में चाय पीते बात करते हैं, अरे यार वो आज तेरी पार्टी आने वाली है, थोड़ा संभाल लेना, अच्छा आज मैं उसको समझा लूँगा। नेताओं का भी वही किस्सा है, जो कल तक इस पार्टी में होते हैं वो इधर वोट पा जाते हैं, जो इधर होते हैं उधर वोट पा जाते हैं। हमारी जो पब्लिक है इसका दुर्भाग्य ये है कि जब तक हम अमीर नहीं होंगे, जब तक हम कैपेबल नहीं होंगे सवाल पूछने के, हम भावनाओं में बह जाते हैं। किसी ने एक नारा दे दिया, हम उसके पीछे हो लिए, किसी ने किसी जातिवाद का नारा दे दिया, हम उसके पीछे हो लिए। जब तक हम खुद को नहीं एनालाइज करेंगे कि हमें किसको वोट देना है, हमें किसको वोट नहीं देना है, तब तक हमारी समस्याएं यही बनी रहेंगी। क्योंकि हमने समाचार में ही सुना कि 2 महीने पहले उसको अपग्रेड के लिए इंक्वायरी हुई पुल की, और उन्होंने कहा ये फिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर को चेंज करना है वो हम कर देंगे, और पुल गिर गया और इतने लोग मरे। रेप होते हैं या फिर लड़कियों को मिसयूज़ किया जाता है, कुछ लड़कियां बाहर से भी आती है, कुछ
यहाँ की लड़कियाँ रहती है जो पढ़ी लिखी भी नहीं रहती है, कुछ पढ़ी लिखी रहती है तो भी उनके साथ दुर्घटना घटती है, चाहे वो रेप हो चाहे मर्डर हो। तो विशाल सर ने हमें इस कहानी के जरिए यह बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों को जागरूक होना तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही एक मेहनती और प्लस अंदर से स्ट्रांग होना, बाहर से भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और उसके लिए कराटे वगैरह जैसे जानते हैं सारे कुछ निकला हुआ है तो वो सीखें कि कभी भी मतलब अपने आप को ना कम ना समझे किसी से, किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो एक आदमी हो चाहे एक औरत हो चाहे एक बच्ची हो, अपने आप को बस मजबूत रखिए इस कदर कि अगर कोई आपके साथ कुछ दुर्घटना घटी, चाहे वो बाहर हो चाहे आपके देश के अंदर हो, बस आप मजबूत रहिए। तो इस कहानी के जरिए यही बताया गया है कि एक लेडी क्या कर सकती है। और ये आई थिंक 3 लड़कियों की कहानी है जो अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं चाहूँगी कि ज़रूर देखें। ये कहानी बहुत अच्छी है और विशाल सर ने बहुत मेहनत से बनाई है। थैंक यू सो मच। मैम आप बताइए पर्सनली जो बताइए क्या मुझे इस प्रयोग के बारे में विशाल सर का ये जो प्रयोग है नारी कल्याण में मैंने रोशनी सिंह, विशाल जी तो हमेशा नारी प्रधान फिल्म बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ खास है इसमें। हर वक्त जितने रेप होते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं गर्ल्स का ही दोष होगा क्योंकि कपड़े ऐसे पहनती है। जैसा कि सर ने बताया था कि 6 साल की बच्ची को तो पता भी नहीं होता है कैसे कपड़े पहनना चाहिए, उसके साथ रेप होता है। तो ये बेसिकली वुमेंस के ऊपर है। और अब मैं क्या बताऊँ, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है। बाकी कहानी बहुत ही अच्छी है। मैम आप रोशनी बताइए जो इस प्रयोग से और क्या कहना चाहेंगे इस प्रयोग के बारे में, क्या मैं इस मूवी से कैसे जुड़ी हूँ, एक्चुअली मनोज सर ने मुझे, उनके साथ में मनोज टिकारिया सर जिन्होंने म्यूज़िक दिया है इस मूवी में, उनके साथ में बहुत वक्त से जुड़ी हूँ। बहुत कमाल का म्यूज़िक देते हैं। तो मैंने इस मूवी में गाना गाया है और मेरे साथ जो मेल सिंगर है अमित सेनगर, उन्होंने भी गाया है लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं अभी। तो ये जो गाना है मुझे यहीं आके पता लगा आज की इस मूवी का क्या स्टोरी है और कितना ज़्यादा डेप्थ है। क्योंकि जो गाना मैंने गाया वो आप मूवी देखिए, मूवी तो अलग ही स्टोरी है की है, लेकिन इसलिए भी मैं सरप्राइज़ हूँ कि मूवी में बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत भी हैं। और जो रोमांटिक गीत मैंने उसमें गाया उसमें पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं कि अभी आपने कहा कि औरतों को बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की फीमेल सेक्सुअलिटी को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ये भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये जो गाना है बेसिकली जिस तरह से, जिस सेंसुअलिटी और फील के साथ मुझे गाना पड़ा, आई टू एक्सप्रेस कि किस तरह से एक लड़की अपने प्यार का इजहार करती है सेंशुअली और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो वो इस गाने के थ्रू मुझे लगता है जो भी कैरेक्टर्स हैं जस्टिफाई होंगे। वो तो जब मूवी प्रॉपरली बनेगी और मूवी जब रिलीज़ होगी तभी मैं देख सकती हूँ कि वो गाना कितना उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। बट आई लव्ड द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन एंड मेरा इतना ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाकी तो आई थिंक टीम वर्क है मेरा सारा। झा, मैं एक्टर हूँ और इस फिल्म में भी मैं अहम भूमिका कर रहा हूँ। देखिए ये फिल्म सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जनरली आम मेंटालिटी जो है लड़कियों को, जैसे एक नज़रिया इन लोगों का देखने का, मतलब हमारे समाज में मतलब मैं तो एकदम बोल्ड तरीके से बोलता हूँ कि ये लोग मांस का टुकड़ा समझते हैं इसको। तो वो सब्जेक्ट को इस तरह से दिखाया गया है, बनाया गया है कि लोग अपने मेंटालिटी चेंज करें और एक इमोशनल बाउंडिंग के साथ रहें, फैमिली को फैमिली की तरह वैल्यूज़ दें। अब छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने कहा कि छोटी बच्चे के साथ रेप हो जाता है, तब उसका क्या दोष है, उन्होंने क्या कपड़ा पहना था, क्या गलत किया, तो भी होता है। तो ये फाइनली ये है कि मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं उनका ये काम होता है। तो हमने वही ट्राई किया कि वो विशाल जी ने कि वो सब्जेक्ट में काम करे और उसको, इस बीमारी को दूर करे पब्लिक से। थैंक यू। नमस्कार, मैं अरुण पांडे, मैं एक्टर हूँ, इसमें जुड़ा हुआ हूँ विशाल जी के साथ में। सर ये जो डॉट 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 है, डॉट ही हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस डॉट के बाद और आगे क्या है। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि यार ये कैसी कैरेक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हम जिस नज़रिए से हर एक इंसान को देख रहे हैं, एक ही नज़रिए से सबको नहीं आंका जाता। हमारे घर में माँ बहन हैं, हम पहले अगर किसी भी लड़की को अगर हम गलत नज़रिए से देखते हैं तो हम पहले अपने को देखते हैं। तो लोगों को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।
ये डॉट 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 यही बता रहा है कि डॉट के बाद कुछ हट के सोचो, कुछ हट के सोचने का समय है। और हमारे विशाल जी ने यही इसमें किया है कि लोग देखें इस पोस्टर से ये ना समझे कि ये पोस्टर ऐसा है तो फिल्म कैसा है। अब जब फिल्म देखेंगे तो जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले पीके देखा था, पीके देख के लोगों ने इतना बवाल किया कि ये कैसा पोस्टर है, लेकिन जब फिल्म देखा उसने बताया कि ये कैसा पोस्टर है तो लोगों ने कहा वाह। तो हमारे विशाल जी का भी थिंकिंग कुछ और हटके है, लोगों की सोच वहाँ तक न पहुँच पा रही होगी, वहाँ तक है। और आप जाइए थिएटर में देखिए, आप देख के फिर डिसाइड करिए कि डॉट के आगे की जो कहानी है, जो सोच है, वो कैसी है। जैसा आपने बोला ये पोस्टर कैसा है, जैसा भी है वल्गर एंड लाइक, तो ये मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोल्ड ओके, बट अगर आप ध्यान से पोस्टर को देखो तो सारी कहानी इस पोस्टर में ही है। लाइक जो भी उसके पीछे है, आप उस लड़की को क्लॉथ्स में देखते हो, बिना कपड़ों के देखते हो, आपकी मेंटलिटी क्या है, आपका नज़रिए क्या है, ये हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप लड़की को किस तरह से देख रहे हो। जो भी पोस्टर में है डॉट 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 हमारी मूवी का नाम है, तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन जनता से कि क्यों ऐसा होता है लड़कियों के साथ में। ये क्वेश्चन है कि लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वही पोस्टर एंड इस मूवी के नेम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली लोग समझेंगे नहीं, लाइक जैसे आपने ही बोल दिया इट्स अ बोल्ड पोस्टर, बट अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ पोस्टर ही बता रहा है कि पोस्टर में क्या है क्या नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन टू द पब्लिक कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लड़की है, इनोसेंट है, तो गर्ल्स के साथ ही क्यों रात में क्यों नहीं निकल सकते हैं, बॉयज़ क्यों निकल सकते हैं, जो काम बॉयज़ कर सकते हैं गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती हैं। सो क्वेश्चन है पब्लिक से कि लड़कियां भी बराबर का। सबसे पहले प्रणाम, मेरा नाम दीपिका है, दीपिका मीनाक्षी। एंड इसके लिए मुझे सजेस्ट किया, इन लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ इन लोगों का। तो वही है, आप देखिए मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसमें, जो भी कैरेक्टर है मतलब एकदम डैशिंग टाइप का कैरेक्टर है, जो आजकल की इंडस्ट्री में या आम जैसे भी है जहाँ भी चल रहा है, तो एकदम कॉन्फिडेंट गर्ल्स जो होती है उस टाइप का कैरेक्टर है। तो मैं 100% दूंगी। थैंक यू। बस ऐसे प्रोजेक्ट जितने भी बन सकते हैं उनकी कोई गिनती तो नहीं कि 2, 4, 10, लेकिन ये जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं इनका जो है ना पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कि जब पब्लिक तक रीच होगी उस वक्त ही ऐसे प्रोजेक्टों का फ़ायदा होगा। और कितना फ़ायदा होगा ये सोच के तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता। कभी हम पब्लिक तक पहुंच पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे या नहीं। फिल्मकार ये सोच के कभी चुप नहीं बैठता, वो अपनी तैयारी से हर काम करता है। कभी वो वहाँ तक पहुँचता भी है और कभी नहीं भी पहुँचता। लेकिन मैं जहाँ तक विशाल जी के बारे में जानता हूँ, बहुत ही मेहनती है और इसने जिस तरीके से अपने कैरियर को शुरू किया, मुझसे मिला, मैंने कहानी सुनी, उसके काफ़ी दिनों बाद फिर इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, फिर डायलॉग सुनाए और फिर मनोज टिकारिया जी मेरे पुराने मित्र हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। ये बहुत ही सुलझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनको मैं संपूर्ण म्यूज़िक डायरेक्टर कह सकता हूँ। ये अरेंज करते हैं, ये ट्यून बनाते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं, ये वॉइस डिज़ाइन करते हैं, ये मिक्सिंग करते हैं और ये वो काम भी करते हैं जो आजकल के लड़के कान में बाली, सर पे रिबन, टेढ़ी टोपी बांध के जो है ना रातों को काम करते हैं और करते कुछ नहीं है, बोलते हैं हमने ट्यून कर लिया गाने को, तो वो भी कर देते हैं। मतलब एक आदमी का एक लेबर है, इनमें पेशेंस है बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ काम करने का मेरा एक अलग ही मज़ा लेता हूँ मैं भी, क्योंकि ये गाना पहले लिखवाते हैं फिर ट्यून बनाते हैं। अक्सर हम लोग जब जाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर के पास पहले ही ट्यून होती है या कोई ना कोई गाना होता है, वो पेश कर देता है और हमको उस पर लिखना पड़ता है। लेकिन पहले गाना लिख के उसकी जब ट्यून बनती है, वो वही कंपोज़र बना सकता है जो रियल कंपोज़र होगा। जोड़ू तोड़ू म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा नहीं करता, वो अपना पहले कर लेता है और फिर देता है। तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम पे हमें अटके यारा, दिल भी मारे झटके,
वो ट्यून पे लिखा, ओढ़ली चुनरिया ट्यून पे लिखा, सर की जो सर से धीरे धीरे वो मैंने पहले लिख दिया, बाद में ट्यून बनी। तो ये सब हम लोगों का चलता रहता है। लेकिन इस पिक्चर में जो ख़ास गाने मनोज जी ने बनाए वो गाने मैंने पहले लिखे, फिर मनोज जी ने बनाए। और सबसे मज़े की बात यह है कि डायरेक्टर हमारे ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे चौराहे पे हवलदार, कि अगर जरा भी किसी ने सिग्नल तोड़ा तो वो तुरंत विसिल मारेगा। तो कुछ भी लाइन आती थी तो ये पहले उधर इशारा करता था, ये जरा देखिए, फिर वो मेरे को बोलते थे, बोलता यार तू डायरेक्ट बोल देना, देखिए क्या लाइन नहीं पसंद दूसरी करता हूँ। तो मुझे ज़्यादा मज़ा इस बात का है कि अगर किसी डायरेक्टर को इतना सब शौक़ है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आदमी को बहुत कुछ आता है तो उसको कैसे आपको डिस्क्राइब करना है लिरिक राइटर को कि भैया मुझे क्या चाहिए, वो भी एक तमीज़ होती है। आता उसको सब कुछ है। मैं समझता हूँ अगर राज कपूर साहब चाहते तो खुद ही गाने लिख लेते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिखा। लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि उन्होंने इंस्पायर करने के लिए, जैसे कि एक फिल्म उनकी बन रही थी संगम, और अक्सर उनकी फिल्मों में जो टाइटल गीत है वो शैलेंद्र जी के लिखे हुए हैं। तो हसरत साहब भी कई बार उन्होंने एक अनाड़ी में टाइटल सॉन्ग लिखा था, उसके 2 टाइटल बन गए, बाद में शैलेंद्र जी ने लिख दिया। तो संगम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हसरत साहब का गाना शूट हो चुका था और सब खुशियाँ मन रही थी। राज साहब ने कहा कविराज वो मेरा टाइटल नहीं आ रहा। बोले अभी क्या राजू, टाइटल ही बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा गाना है, ऐसे ही कुछ हो जाए। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे और उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे और फ़ोन जो है ना इतनी लंबी डोरी नहीं होती थी कि कहीं भी ले जाओ, फिक्स जगह पे फ़ोन होता था। फ़ोन जब आता था तो आपको वहाँ जाना पड़ता था। तो कॉटेज में लोग बैठे हुए थे तो एक फ़ोन आया, राज साहब उठे, फ़ोन अटेंड किया। जो गए थे तो बड़े और मूड में थे और आए तो ज़रा और मूड में थे, खुश थे। तो जैसे ही उनका चेहरा देखा तो शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी, हसरत साहब, ये सब बैठे हुए थे, मुकेश जी भी थे। तो उन्होंने कहा राज किसका फ़ोन था, मुकेश ने पूछा। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा राधा का था जी। तो उन्होंने कहा फिर तो पूछ रही थी संगम होगा कि नहीं होगा। तो शैलेंद्र जी ने कहा आपने क्या कहा। हमने कहा होगा जी, क्यों नहीं होगा, होगा। और शैलेंद्र जी उठे और उन्होंने गाना लिख के कहा ये तेरा टाइटल सॉन्ग है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो ये इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं है कि शुरू से होती हैं, लेकिन अगर वो पेन पकड़ के गाना लिख के ले आते और बोलते जी इस गाने को रिकॉर्ड करो, तो शैलेंद्र जी क्या करते, या तो बोलते तुम ही लिख लो, या शायद गाना इतना मीठा नहीं बन पाता। ऐसे ही विशाल ने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया, काफ़ी मन की इच्छाएं इन्होंने बताई। पहले ये शर्मा रहे थे, हमने कहा देखो यार शर्माओ मत, क्योंकि तुम जिस स्क्रिप्ट को पता नहीं 2 साल से, 6 साल से, 10 साल से जी रहे हो, तो मैं इतना टाइम इस स्क्रिप्ट में नहीं लगा सकता, मैं नहीं जी सकता। मुझे तो ये बताओ क्या चाहिए, मैं वो चीज़ आपको दे दूंगा। जो सच बात है, ये कितनी बार हमने देखना ना, लोग बोलते हैं अच्छा पहले कहानी सुनाओ, फिर कहानी सुनने के बाद बोलेंगे अच्छा अभी मैं 4 महीने बाद बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई गाना जो है ना घर पे नहीं सोचा, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के पास बैठता हूँ, डायरेक्टर के पास बैठता हूँ, उसी से सुनता हूँ, उसी से लिखवाता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। क्योंकि अगर आपको जो प्रोफेशनली काम करना है उसके लिए कोई मूड वूड नहीं होता, काम करना है तो काम करना। हाँ ये है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या दिमाग नहीं लड़ रहा है या किसी से झगड़ा हो गया। मैं तो उसमें भी मतलब मेरा पहला हिट गाना वो ऐसा है कि मैं किसी की मैयत से आया था और वर्सोवा पे मैयत हुई थी और मैं रात भर से उसके साथ था। ये फैज़ सलीम साहब जो राइटर हैं, उनके फैज़ साहब की डेथ हो गई थी, कब्रिस्तान में मट्टी दी, रात भर उनके साथ रहे। सुबह वही कपड़ों में मैं 7 बंगला पे कुछ चाय पीने जा रहा था। मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बहमी, बड़े अलग टाइप के हैं वो, तो उनका फ़ोन आ गया। अब मैंने कहा यार फ़ोन अटेंड कर लिया। बोले सर बहुत अर्जेंट एक गाना करना है और अभी आ सकते हो। मैंने कहा आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं जाऊँगा घर से आऊँगा टाइम लगेगा, थोड़ी कड़की भी थी। तो हमने कहा यहीं से निपटा देते हैं, सामने तो घर है। तो हम चाय पी के पहुँच गए। तो मेरे को देख के बोले कि आप रात को ठीक से सोए नहीं क्या? मैं नहीं यार वो लाइट नहीं थी, पड़ोस में कुछ झगड़ा था। अच्छा तू गाना बता क्या? अब
मैं अगर ये कहूँ मैं मैयत से आया हूँ तो वो गाना ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले घर जाना चाहिए, फिर नहाना चाहिए, फिर कपड़े बदल, फ्रेश नहीं। रविंदर जैन की एक लाइन है सर, घर के मालिक के जाते ही शुद्धिकरण की तैयारी। दादू ने क्या कहा है कि जो इस घर का मालिक है, जिससे रोज तुम गले मिलते थे, जिसका खाना पीना खाते थे, जिसकी दया से जीते थे, वो घर से बाहर निकला नहीं, तुम शुद्धिकरण की तैयारी कर रहे हो। मैं उस बातों में बिलीव नहीं करता। मैंने कुछ नहीं बोला और गाना लिख दिया और गाना वो सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद उसी गाने को हमने फिल्म में डाला, वो भी सुपर हिट हो गया। तो ये सब वहम है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, अगर डायरेक्टर या जो भी हमें अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना जब बताता है, उसने पूरा जिया हुआ होता है। हमारा काम सिर्फ वो क्या चाहता है उसको सांचे में ढालना है। और म्यूज़िक डायरेक्टर का काम हमसे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी हमने तो ढाल दिया, अभी वो सोचेगा इसका इंटरल्यूड क्या होगा, इसमें वायलिन आएगी कि नहीं आएगी, इसमें ये साज डालूं कि नहीं डालूं। वो भी डायरेक्टर का अपना विजुअल होता है कि अगर ये डालेगा तो कौन से शॉट लेगा। ये फिल्म मेकिंग का एक तरीके से टीम वर्क है। टीम वर्क जो है ना, 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते नहीं है, लेकिन हाँ 100 दिमाग एक कहानी के पीछे पड़ के उस फिल्म को बनाते हैं। नारी प्रधान मूवी, ओल्ड पोस्टर है कि आपने उसमें जो आपने डॉट डॉट जो देखा होगा, उसमें जो अपने आपको दिख रहा है, बड़े हमारी मतलब बड़े लेवल पे हम उतने बड़े लेवल पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है नहीं कि कुछ बड़े तरीके से कुछ प्रेजेंट कर पाए। हाँ, बड़ी सोच है, नो डाउट। स्टोरी बहुत अच्छी है और एक नारियों के प्रति वैसे बेसिकली सब जानते हैं कि आजकल सिर्फ मेंस की नहीं वुमेंस की मेंटालिटी काफ़ी पीछे है। लाइक एक तरह से भी कह सकते हैं कि लाइक मेंस हमें इतना नहीं बोलते जितना वुमेंस हमें बोलती हैं कि उसकी लड़की के साथ ये हुआ, उसकी लड़की के साथ वो हुआ, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो भी एक वुमेन है। लाइक उनके साथ भी ये हो सकता था एंड उनकी